बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर आपका था, सब्जेक्ट आपके थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सिविक्स का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। एक एक करके हम सारे चैप्टर्स का रिवीजन करते चलेंगे। कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स हैं सिविक्स में, उनका सभी का रिवीजन आपको मैं कंप्लीट करा दूं। ठीक है, जो टॉपिक जो चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा करूंगा, उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा लेने वाला हूं मैं, ताकि आप उन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले जो करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। इसके कुछ चुनिंदा टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में रेगुलरली पूछे जाते हैं। हर बार आपका एग्जाम का ट्रेंड रहा है कि इसके एग्जाम में टॉपिक कुछ फिक्स हैं कि वो पूछे ही जाने वाले हैं। मैंने उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स इकट्ठा करे हैं जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, रिवाइज कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, एक एक करके टॉपिक्स को देखते चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा हो, पावर शेयरिंग होता क्या है? पावर शेयरिंग, एक मिनट, सॉरी, हाँ, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है और पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या रीजन होते हैं, इस सब चीजों के बारे में जानेंगे बच्चों हम लोग। सबसे पहले लिखा हुआ है द पावर शेयरिंग refers to the division of power among the different groups and the level of government। क्या लिखा हुआ है कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड करना किसके बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, इसके साथ साथ अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उनके बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों, इट इज नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक होती है, फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड द पीस इन द डाइवर्स सोसाइटी। जो सोसाइटी है, आपका समाज है, आपके देश में क्या देखने को मिलता है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट ग्रुप, अलग अलग एथनिसिटी वाले लोग देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से चीजें क्या देखने को मिलेंगी यहाँ पे, थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। और क्या करेंगे, अगर हम ऐसे में पावर शेयरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं सबको ये लगेगा कि हाँ उनको भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जिससे क्या होगा, देश में शांति बनी रहेगी और देश में स्थिरता बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बाय एंश्योरिंग दैट नो सिंगल ग्रुप डोमिनेट अदर। ये जो पावर शेयरिंग होती है ये एंश्योर करती है, क्या एंश्योर करती है कि लड़ाई झगड़े जो हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो झगड़े हैं, वो कम से कम होंगे। क्यों कम से कम होंगे? क्योंकि जो कोई भी सिंगल ग्रुप, कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा होगा किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो ये पावर शेयरिंग का मतलब होता है। अब इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों जरूरी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला लिखा हुआ, प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स जो लड़ाई झगड़े जो हो रहे होते हैं या जो होने वाले होते हैं उनको बचाने, उनको रोकने में मदद करती है। अवॉइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज। दूसरा लिखा हुआ, एनकरेज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को भी एनकरेज करती है, ये चीज ध्यान रखना है बच्चों अपने को। गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द ऑल, सभी को बराबर से मौका मिलता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, सब कोई भी ये नहीं, किसी के मन में ये भाव नहीं आएगा कि उसको अवॉइड किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा लिखा हुआ है, मेंटेन द नेशनल यूनिटी। जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, गवर्नेंस अच्छी से हो रही होगी, गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही होगी, तो ऐसे में क्या देखने को मिलेगा कि सभी ग्रुप जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नेशनल देश की एकता है वो भी बनी रहने वाली है। फोर्थ क्या लिखा हुआ बेटा, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, स्टॉप द मेजॉरिटी फ्रॉम सप्रेसिंग द माइनॉरिटी। जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसको रोकती है। पावर शेयरिंग क्या करती है, उसको रोकती है कि वो माइनॉरिटी को दबाए ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको रिवाइज करना चाहिए वो है आपका क्या बच्चों, स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, 2 केस स्टडी दी गई हैं आपके इस चैप्टर में कि किस प्रकार से इन 2 नेशंस ने पावर शेयरिंग के क्या किया, कैसे किया, इस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लिखा हुआ है, बेल्जियम की जो केस स्टडी है उसके बारे में क्या बात हो रही है। बेल्जियम की जो केस स्टडी बेटा क्या कह रही है यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेल्जियम जो एक छोटा सा एक यूरोपियन कंट्री है जो कि डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जहां पे
डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब क्या कि लगभग मान के चलिए 1 करोड़ के आसपास इसकी आबादी है। यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो डिवाइडेशन है देश का डिवाइडेशन 3 तरह से देखने को मिल रहा है। क्या 3 तरह से देखने को मिल रहा है बच्चों? कि यहाँ पे 3 भाषा बोलने वाले लोग मेजरली देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले डच है, ठीक है, जो फ्लेमिश रीजन में, फ्लैंडर्स रीजन पे नॉर्थ वाले, जैसे मैं बताता हूँ मैप, इस मान लेता हूँ ये बेल्जियम का मैप है बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से डिवाइडेशन हो रखा है। नॉर्थ का जो रीजन है ये किसके पास है? डच स्पीकिंग के पास है। और जो साउथ का रीजन है वो किसके पास है? फ्रेंच स्पीकिंग के पास है। और ये जो ईस्ट का जो छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे जर्मन्स रहते हैं। क्लियर है? ओके, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है। एग्जाम में बेटा ध्यान रखना, एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया इस चीज के ऊपर, इनके नंबर्स याद रखना है आपको कि डच स्पीकिंग कितने परसेंट है बेटा? 59% जो है डच है। उसके बाद फ्रेंच कितने हैं? 40% फ्रेंच है। और 1% कौन बचा? जर्मन्स हो गए। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। रिवाइज ही कर रहे हैं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो इन सब चीजों को। जो कैपिटल है बेल्जियम की, जो कैपिटल है वो कहां पे स्थित है? नॉर्थ वाले रीजन में, जहां पे डच की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे कैपिटल ब्रसेल्स है। और वहां पे 2 प्रकार से पॉपुलेशन डिवाइड कर दी गई है कि 80% वहां पे फ्रेंच है और 20% वहां पे डच है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अब क्या हुआ कि देखने को मिलता है बेटा 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1960 के बीच में क्या होता है, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगते हैं। My sincere apologies due to the background noises. Please students try to avoid it. कोशिश करिएगा इसको अवॉइड करने की, थोड़ा बहुत जो नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। 1950 से लेकर 60 के बीच में क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ यानी कि बेल्जियम में बेसिकली जो है डच और फ्रेंच के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से अब क्या देखने को मिलने वाला है कि बेल्जियम के जो लीडर्स हैं बेसिकली अब वो थोड़ा सा चीजें बदलने वाले हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे। कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे बेटा? 1970 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चालू होते हैं और 1993 तक चलते हैं। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, सुधारा जाता है, ठीक है। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारा जाएगा, आप ये चीज समझ लीजिए। और जिसकी वजह से देश में जो है काफी हद तक चीजें जो है स्टेबल होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं, सुधरने वाली। ये एमसीक्यू में पूछा गया है, ध्यान रखना कि कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन सुधारा गया, कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। 4 बार किया गया बच्चों, भूलना नहीं। क्या एकोमोडेशन आई पावर शेयरिंग के बाद? देखो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें क्या होगा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा। किसको? डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उसी प्रकार से फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि कोई भी डिसीजन लेना है तो बराबर से मिलजुल के काम करना है। डच को कोई डिसीजन लेना है अपने डच के लिए तो उन्हें फ्रेंच से मिलना पड़ेगा, और उसी हिसाब से फ्रेंच को कोई डिसीजन लेना है किसके लिए? फ्रेंच के लिए, फ्रांस के अपने देश अपने भाषा बोलने वाले लोगों के लिए तो उन्हें डच से मिलना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? इक्वल डिसीजन मेकिंग किया गया और इक्वल रिप्रेजेंटेशन है कि 50 लोग अगर डच स्पीकिंग होंगे गवर्नमेंट में तो 50 लोग ही आपके फ्रेंच स्पीकिंग भी देखने को मिलेंगे। एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट बनाई गई। क्या कहा गया? जहां पे डच अगर ज्यादा है तो डच का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, फ्रेंच ज्यादा है तो फ्रेंच का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, और जर्मन ज्यादा है तो जर्मन का रिप्रेजेंटेशन होगा। और उनका काम क्या होगा? जो गवर्नमेंट कम्युनिटी बनेगी उनका काम होगा लैंग्वेज एंड कल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डील करने का काम होगा, ठीक है। थर्ड बोला गया कि ब्रसेल्स में एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई जाएगी, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जहां पे फ्रेंच और डच को बराबर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलने वाला है। और इवन द फ्रेंच स्पीकर्स आर द मेजॉरिटी। भले ही ब्रसेल्स जो राजधानी है वहां पे फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हैं, फिर भी जो राजधानी है बच्चों वहां पे किसकी आबादी देखने को मिलेगी? बराबर लोगों का, बराबर फ्रेंच और डच का बराबर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस मॉडल हेल्प्ड रिड्यूस द टेंशन एंड मेड बेल्जियम अ स्टेबल एंड पीसफुल कंट्री।
जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सुधार किए गए, अमेंडमेंट किए गए, उसने क्या किया, देश में चीजों को काफी ज्यादा अच्छा कर दिया और जो टेंशन बढ़ रही थी उस टेंशन को बहुत हद तक रिड्यूस भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, जो आपका मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग नहीं किया जाता है उससे क्या हुआ, चीजें बद से बदतर होने वाली। दूसरी केस स्टडी कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ जिसकी वजह से क्या होने वाला है, चीजें बदलने वाली है श्रीलंका के लिए। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, बेल्जियम की तरह श्रीलंका में भी क्या है, चीजें थोड़ी सी चेंज है। क्या लिखा हुआ है, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आपको पता होगा ये पेनिनसुलर इंडिया है, नीचे हमारा श्रीलंका देखने को मिलेगा आपको, ये श्रीलंका आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉपुलेशन रह रही है, अलग अलग भाषा बोलने वाली पॉपुलेशन रह रही है। सबसे ज्यादा सिन्हाला भाषा जो बोलते हैं 74% देखने को मिल रहे हैं, मेनली ये बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। दूसरे तमिल्स हैं 18% है, और तमिल्स में बेटा 18% जो है वो तमिल्स हैं। 18 में श्रीलंकन तमिल्स है 13% और 5% है इंडियन तमिल्स। और इंडियन तमिल्स में बेसिकली बच्चे कौन से लोग हैं, वो है हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही देखने को मिलेंगे। इंडिपेंडेंस कब मिलती है श्रीलंका को, 1948 में श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। चीजें क्या लिखी हुई है, सिन्हाला डोमिनेटेड गवर्नमेंट टुक द सेवरल मेजोरिटेरियन डिसीजंस, अपने पक्ष में सिन्हाला गवर्नमेंट जो है, जो सिन्हाला लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट थी बेसिकली श्रीलंका की, उसमें सिन्हाला बहुत ज्यादा थे, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा फेवर में डिसीजन लेना चालू किया। सबसे पहला डिसीजन क्या लिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया सिन्हाला को 1956 में। एमसीक्यू क्वेश्चन ये है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका 1948 जब आजादी मिली थी वो है, ध्यान रखना। एथनिक कॉम्पोजिशन में भी बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी भूलना नहीं है आपको। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, आगे लिखा हुआ बुद्धिज्म वॉज गिवन अ स्पेशल स्टेटस इग्नोरिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम माइनॉरिटी। जो हिंदू और मुस्लिम माइनॉरिटीज थी उनको इग्नोर किया गया और बुद्धिज्म जो फॉलो करते थे उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। तमिल्स पीपल्स को क्या कर दिया गया, उनके राइट्स को अवॉइड किया गया, किसी प्रकार का कोई राइट्स नहीं दिया जाएगा, ना ही जॉब में और ना ही एजुकेशन में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आगे क्या लिखा हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या परिणाम हुए, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी आपकी सिन्हाला, उनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस देखें अगर बच्चों, तो लिखा हुआ है तमिल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन तमिल्स के खिलाफ हो रहा था उसके लिए तमिल्स ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, डिमांड किया किस चीज की, इक्वल राइट्स की और ऑटोनॉमी की, कि हमें भी अब शासन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सिविल वॉर होता है, इसी बीच क्या होता है कि जब उनको राइट्स नहीं मिले, उनको ऑटोनॉमी नहीं दी गई, तो सिविल वॉर चालू हो जाता है। सिविल वॉर होता क्या है बच्चों, सिविल वॉर क्या होता है, जब दो देश आपस में लड़ रहे हो, ठीक है, जब कोई भी दो देश आपस में लड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड वॉर। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिविल वॉर, तो एक ही देश की, क्या कहा मैंने, एक देश के कोई दो कम्युनिटी, क्या कहा मैंने, एक देश की कोई दो कम्युनिटी ए कम्युनिटी बी आपस में जब लड़ रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सिविल वॉर। ठीक है, सिविल मतलब कि घर के जो लोग हैं, बेसिकली जो गृह युद्ध बेसिकली कहा जाता है हिंदी में, वो हो रहा हो आपके देश में। क्या लिखा हुआ है, सिविल वॉर जो हुआ, जिससे क्या हुआ कि 2009 तक वो सिविल वॉर चलता रहा, जिसमें हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेसन्स क्या देखने को मिलता है कि अगर पावर शेयरिंग बेटा नहीं करते हैं तो नेशनल यूनिटी और पीस के लिए जो है वो बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, और अगर हम पावर शेयरिंग कर लेंगे तो देश में एक राष्ट्रीय एकता और शांति भी बनी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होती है, क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग, हमको ये भी पता होना चाहिए। लिखा हुआ है पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल क्योंकि प्रूडेंशियल रीजंस भी होते हैं, उसके कुछ मोरल रीजन भी होते हैं। प्रूडेंशियल रीजन मतलब क्या कि जो चीजें दिखाई दे रही है, प्रैक्टिकल बेनिफिट है। क्या लिखा हुआ, पावर शेयरिंग करने से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बिल्कुल।
क्योंकि पावर्स जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो लड़ाई झगड़े अवॉइड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्रिवेंट करता है क्या, डोमिनेशन का, किसी भी एक ग्रुप का डोमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ, वन ग्रुप ओवर अदर। जब भाई पावर शेयर कर देंगे तो किसी के सबको बराबर अधिकार दे दिया जाएगा, जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा उसको भैया किसी प्रकार का डोमिनेशन सबका खत्म हो जाएगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का किससे खत्म हो जाएगा। तीसरा बोला गया है क्या, इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अवॉइड करता है सिविल वॉर को। सबको अधिकार मिल गए, जब सबको अधिकार दे दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात, सिंपल सी बात है कि भाई कोई लड़ाई झगड़े ही नहीं करेगा, देश में सिविल वॉर होने नहीं वाला। और प्रमोट भी करेगा किस चीज को, नेशनल यूनिटी को पावर शेयरिंग भी प्रमोट करता है, क्योंकि सभी की आवाज, सभी की बात क्या करी जा रही है, सुनी जा रही है और समझी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, मोरल रीजन, कुछ नैतिक कारण भी होते हैं, इथिकल बेनिफिट भी होते हैं, वो भी ध्यान देना हमें कि कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी में। कोई भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, अगर वहां पे रहने वाले सभी लोगों को इक्वल रोल इन द गवर्नेंस दिया जाएगा तो उनके लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी बेटा अच्छा है, और ये हर देश को करना भी चाहिए, ये मोरल ड्यूटी है उसकी। आगे क्या लिखा हुआ, प्रमोट जस्टिस एंड फेयरनेस। ये प्रमोट करता है क्या, जस्टिस को प्रमोट करता है, फेयरनेस को प्रमोट करता है। एनकरेज करता है, किस चीज को एनकरेज करता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज को ये क्या कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होती है, क्यों करना चाहिए, हमने इस चीज के बारे में भी जान लिया बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से आपका होने वाला है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कुल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बताया है, 4 बताया है, 5th वाले के बारे में बात करने वाले हम लोग। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनेशन पर्सपेक्ट। आपके एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, ये ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके माध्यम से पावर शेयरिंग की जा सकती है। बेटा पहला लिखा हुआ है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजेंटल लाइन खींचो सबसे पहले इस प्रकार से, और उसी में क्या किया जा रहा है उसी तहत बताऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा क्या कि पावर शेयरिंग हॉरिजेंटल कैसे होती है। क्या लिखा हुआ, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अलग अलग ब्रांचेस के बीच में क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। अब इस लाइन पे देखो सभी लोग इक्वल बैठे हुए हैं, ये भी उसी लाइन पे हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। तो उसी चीज को समझाने के लिए मैं बताता हूं आपको, एग्जीक्यूटिव की जब भी बात करूंगा वो भी यही मिलेंगे, लेजिस्लेचर जो नियम कायदे कानून बनाते हैं वो भी यही मिलेंगे, और जुडिशरी जिनका काम होता है न्याय दिलाना, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ईच ब्रांच चेक्स द पावर ऑफ द अदर। यहाँ पे कोई भी बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस की बात हो रही, मतलब क्या कि ये एक दूसरे के पावर्स को चेक कर सकते हैं कि कोई भी क्या हो, ज्यादा पावरफुल ना हो रहा हो। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना, आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, आपस में एक दूसरे के पावर्स को क्या कर सकते हैं, लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ताकि कोई भी ज्यादा पावरफुल ना हो। इसीलिए देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है, प्रिवेंट्स एनी वन ब्रांच फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। यहाँ पे यही चीज बताई जा रही बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पार्लियामेंट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है, गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करती है, जुडिशरी चेक करती है कि सभी के साथ न्याय हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है। वर्टिकल लाइन खींच लिया, सबसे पहले सिंपल सी बात, वर्टिकल लाइन खींचा, क्या बात है, ये वर्टिकल लाइन खींच लिया हम लोगों ने। अब हमने क्या कहा कि वर्टिकल पावर शेयरिंग, टॉप लेवल जो सबसे ऊपर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया भाई, हमने क्या कर दिया, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे वाले जो आपके हैं वो स्टेट हो गया, और सबसे नीचे जो होता है वो लोकल बॉडी जो बेसिकली आपकी होती है, लोकल गवर्नमेंट जो आपकी होती है, उसके बारे में बात करी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास होते हैं, वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरे नंबर पे आपका स्टेट होता है, और थर्ड नंबर पे आपको लोकल बॉडी आपको देखने को मिलेगी जिनके पास सबसे ज्यादा पावर्स होते हैं। वर्टिकल पावर शेयरिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से वर्टिकली पावर शेयर की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर कैसे शेयर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट पावर कैसे शेयर कर रही है, हमने इस चीज के बारे में देखा था। ठीक है, अब थर्ड तरीके से देखते, तीसरा क्या है यहाँ पे देखते हैं बच्चों,
लिखा हुआ है क्या कि अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर किया जाता है। एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में भी पावर आपके देश में हमें देखने को मिलता है, शेयर किया जाता है अपने देश में। जैसे कि क्या कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा को मानने वाले बोलने वाले लोग हैं, एथनिक कॉम्पोजिशन के हिसाब से जो है पावर को शेयर किया जा रहा है, ये सब चीजें भी आपको अपने देश में देखने को मिलने वाली है। पावर शेयरिंग इस प्रकार से भी होती है अपने देश में। फोर्थ तरीका यानी कि जो लास्ट है कि जो आप लोग देखते हो कोलिएशन गवर्नमेंट वगैरह बनाई जाती है, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड द प्रेशर ग्रुप्स, कि पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं आपस में मिलजुल के पावर को शेयर करते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि मल्टीपल ओपिनियन रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कई बार इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है क्या कि कोलिएशन गवर्नमेंट जो देश में बनती है, अभी भी वर्तमान समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोलिएशन गवर्नमेंट है। जो कोलिएशन गवर्नमेंट होती है वो पावर शेयरिंग अमंग्स द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। और लास्ट टॉपिक जो आपका है उसमें 4 प्रकार से आपको पावर देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका होने वाला है क्या, फेडरलिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि अब लोगों के पास समय कम है और रिवाइज हम लोगों को थोड़ा ज्यादा करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो स्पीड है वो स्पीड अप रहने वाला है। तो फेडरलिज्म आपका दूसरा चैप्टर रहने वाला है। यहाँ पे हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फेडरलिज्म क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा कि फेडरलिज्म होता है तो क्या होता है। लिखा हुआ है इज अ सिस्टम गवर्नमेंट जहां पे पावर डिवाइड कर दिया जाता है, किसके बीच में, सेंट्रल के बीच में और रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा व्यवस्था जहां पर पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है यूनियन अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें अलाउ किया जाता है क्या कि अलग अलग जो रीजन्स हैं उनको ऑटोनॉमी दी जा रही है और इंश्योर किया जा रहा है कि नेशनल यूनिटी भी खतरे में ना पड़े। मैं कह रहा हूं कि ये मान लिया मैंने, ये भारत है हमारा, ये तो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक होगी यहाँ पे, ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट एक होने के साथ साथ कई सारे स्टेट्स भी होंगे बच्चों, ढेर सारे स्टेट्स भी होंगे। अब इन स्टेट्स की बात अगर करें, मैंने कह दिया यूपी है, ये टीएनपी है, एपी है, कई सारे स्टेट्स आपके हैं। अब इन स्टेट्स को अपने अलग अलग राइट्स मिल रहे हैं, ये स्टेट्स अपने लिए खुद डिसीजन ले सकते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि पावर शेयरिंग होता है। और थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसी चीज के बारे में बता रहा है कि ये अलाउ करता है डिफरेंट रीजन्स को अपनी खुद की ऑटोनॉमी के साथ खुद का शासन चलाने के लिए, और इसके साथ साथ नेशनल यूनिटी भी जिससे खतरे में ना पड़े। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन बेटर गवर्नेंस of a country, of a diverse country like India, giving the authority to the different level of the government। भारत जैसे देश में जहां पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां पे अलग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है बहुत एक अच्छा तरीका है क्या करने के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए, अच्छा शासन चलाने के लिए। आगे सेकंड आपका पॉइंट, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है क्या कि की फीचर्स क्या होते हैं बच्चों। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म में बेसिकली ध्यान रखना बच्चों, 2 और 2 से ज्यादा गवर्नमेंट होने चाहिए, कम से कम 2 गवर्नमेंट आपको देखने को मिलने चाहिए। सेंट्रल और स्टेट आपके देश में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, सेंट्रल और स्टेट लेवल आपको देखने को मिलता है। और आपके देश में तो लोकल बॉडी इलेक्शन भी होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट भी आप देश में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो आपके देश में है, बिल्कुल है। इंडिपेंडेंट पावर्स फॉर द ईच लेवल, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग अलग पावर्स दिए गए हैं। यूनियन गवर्नमेंट के अपने अलग पावर है, स्टेट के अपने अलग, और लोकल जो लेवल गवर्नमेंट होती है उसके अपने अलग पावर्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असाइंस द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ईच लेवल।
तीसरा क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड डिवीजन ऑफ पावर। जो पावर्स दिए जाते हैं ये नहीं कि हवाबाजी में दे दिया, इसको कहां से आए हैं ये पावर्स, देश के संविधान के माध्यम से ये पावर्स दिए गए हैं और उन पावर्स में कोई भी व्यक्ति, कोई भी गवर्नमेंट एक दूसरे के में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, जुडिशरी एज एन एम्पायर। जो जुडिशियल यानी कि जो आपकी देश की सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनका काम क्या होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो एज एन एम्पायर यानी कि सलाह कराने वाले, जो बेसिकली इस चीजों को सॉर्ट आउट करने वाले जो हैं वो कौन है, वो यही है। ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना, ठीक है। आखिरी वाला क्या लिखा, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, देश की एकता तो बनाए रखना ही रखना है, इसके साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो स्टेट्स के स्पेशल फीचर्स हैं, उन स्पेशल फीचर्स को भी हमें कंसीडर करने को देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये की फीचर्स हैं आपके फेडरलिज्म के, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बेटा, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। भारत को वो कौन कौन से तरीके और कौन कौन से वो फीचर्स हैं, क्या कैसे इंडिया एक फेडरल नेशन बनता है वो देखते हैं। कैसे बनता है बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है पावर्स को, अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट के लिए पावर्स कैसे डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहली जो आपकी लिस्ट देखने को मिलती है वो है यूनियन लिस्ट। भारतीय संविधान में दिया गया है इस चीज के बारे में कि जो यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कर सकती है, नियम कायदे कानून बना सकती है। क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी एंड करेंसी। वो सब्जेक्ट, वो मैटर जो कि देश की सुरक्षा के लिए या राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहलाएंगे, वो किसके कंट्रोल में आएंगे, उस पे नियम कौन बना सकता है, उस पे नियम बनाने का अधिकार देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं बेटा, सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्टेट दैट सच एज एग्रीकल्चर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लैंड एंड इरिगेशन। इन सब और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और भी बहुत सारे केसेस हैं, मैटर्स हैं जिनके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाती है। क्या लिखा हुआ है, इनके ऊपर बनाने का अधिकार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और तीसरी लिस्ट दी गई कई ऐसे केसेस हैं बच्चों जिन पर स्टेट और सेंटर मिलके, क्या मैंने कहा, सेंटर प्लस स्टेट मिलके काम करती हैं, नियम कायदे बनाती हैं। जैसे कि क्या, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, क्रिमिनल लॉस, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बना सकती है इन केसेस में। बट अगर कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब फोर्थ लिस्ट दी गई है, नई ऐड करी गई है, रेसिडुअरी लिस्ट के बारे में बात होती है। क्या कहते हैं इसमें कि उन पॉइंट्स की बात होती है बच्चों जो कि ना ही स्टेट में, ना ही यूनियन में और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, तीनों में से किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है, उसको उठा के किस में डाल दिया, रेसिडुअल लिस्ट में डाल दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया साइबर लॉ, और इसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो ये पावर्स दिए गए हैं देश के संविधान के द्वारा जो कि इंडिया को एक फेडरल नेशन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट आपका, ये बात करता है कि इंडिया में फेडरलिज्म किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है। क्या लिखा हुआ, लिंग्विस्टिक स्टेट्स देखने को मिलते हैं भारत में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, जिसके तहत क्या देखने को मिलता है कि भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है स्टेट्स को डिवाइड किया जाने लगा। और एग्जाम्पल के तौर पे एक आंध्र प्रदेश जो है देश का पहला ऐसा स्टेट जिसको भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर क्या किया गया है, डिवाइड। आपके देश में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिसके के तहत क्या देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश को एक पहला देश का लिंग्विस्टिक यानी कि पहला भाषा के आधार पर डिवाइड किया जाने वाला स्टेट बनाया गया। दूसरा वो तरीका जो फेडरलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, वो क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज पॉलिसी देखने को मिलती है। भारत में जो आपका भारतीय संविधान है उसके 8th शेड्यूल में उसके 8th शेड्यूल में बेटा 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है।
ठीक है, 22 लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है कि वो 22 लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक क्या कर सकती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बन सकती हैं। बट मेनली जो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और इंग्लिश को भी हम क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल पर्पस के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, क्या बने हैं, क्वेश्चन ये बना गया है कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, टोटल कितनी है, 22 है। हिंदी के अलावा कितनी है, 21 है। हिंदी को जोड़ के कितनी है, 22 है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बना है, ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं कि जब भी क्या होता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या होता है, अलग अलग समय पे चीजें जो हैं, स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन है वो इवॉल्व होते जाते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, अगर स्टेट और सेंटर में दोनों एक ही जगह एक ही पार्टी रूल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ही पार्टी की सरकार है, तो रिलेशंस जो होंगे बहुत अच्छे होंगे। अगर ऐसा नहीं है कि दोनों जगह स्टेट में और सेंटर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हो सकता है लड़ाई झगड़े अराइज हो जाएं। और तीसरे केस में भी चीज देखने को क्या मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हेल्प करता है, क्या कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसको भी रिजॉल्व किया जाए। ध्यान रखेंगे बच्चों, इस चीज के बारे में एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रिवाइज कर लेना है, फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। लिखा हुआ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, कि भारत में पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया। मीन दैट बच्चों, सिंपल सी बात करते हैं कि पावर्स को डिवाइड किया गया अलग अलग यूनिट्स में, स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, लोकल लेवल अथॉरिटीज को दिया, ये सब पावर्स को दिया गया। कैसे दिया गया? विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा हुआ है बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द ट्रांसफरिंग द पावर्स टू द लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में पावर्स को क्या करना, ट्रांसफर करना, जिसकी वजह से क्या हो, कहीं ना कहीं इफिशिएंट गवर्नेंस हो, एक ऐसी गवर्नेंस हो जो कहीं बहुत ज्यादा इफिशिएंट हो, कुशल हो, जो लोगों की समस्याओं को अच्छे तरीके से समझा सके। कहां से? ग्रॉस रूट लेवल, सबसे निचले स्तर पे भी अच्छी से अच्छी सरकार हो। और इसी के लिए क्या किया गया, देश में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, ताकि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। क्या कहा जा रहा है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 1992 में, जिसके तहत पंचायती राज सिस्टम, पंचायत वगैरह को लीगल स्टेटस या कह दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। अब इसमें लेवल्स देखने को मिलते हैं कि गांव स्तर पे सरकार बनाई जाने लगी, चुनाव कराए जाने लगे। जिस सरकार का हेड होता था गांव स्तर पे सरपंच, पंचायत लेवल पे क्या कराए जाने लगे, इलेक्शन कराने लगे, लोग होने लगे, जिसमें कहां पे होता है, कई सारे गांव जो हैं, कई सारे विलेज मिलके, ग्रुप ऑफ कई सारे विलेज जो होते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं। और ब्लॉक लेवल में क्या होता है, उसकी अलग गवर्नमेंट होने लगी। जिला लेवल जो सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है रूरल गवर्नमेंट की, उसका फॉर्मेशन हुआ 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ध्यान रखना बच्चों, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया, अर्बन बॉडी इलेक्शंस जो हुए देश में, उससे क्या देखने को मिलता है, गवर्नेंस लार्ज सिटीज। सबसे पहला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बनाए गए उस समय पर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस किए गए, उनको लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है, उनका काम था जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें क्या करना, शासन चलाना। म्यूनिसिपैलिटीज जो बनाई गई, उनका काम क्या था बेटा, उनका काम था जो छोटे टाउन है और जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें काम करना। और नगर पंचायत को बनाया गया ताकि जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, सेमी अर्बन मतलब क्या कि गांव भी हैं, शहर भी हैं, और धीरे धीरे वो जो एरिया हैं वो गांव से शहर की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या बनाया गया, नगर पंचायत बनाया गया। ये ध्यान रखना एग्जाम में बेटा, ये लास्ट पॉइंट जो बोल रहा हूं MCQ में पूछा गया है। 33% सीट्स को रिजर्व किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। फिक्स कर दिया गया कि 33% जो सीट्स हैं वुमेन्स के लिए फिक्स होंगी। जो आपके इलेक्शंस होने वाले हैं, लोकल जो आपके बॉडीज इलेक्शन होंगे, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज हो,
उसमें जो भी इलेक्शन होंगे, अगर 100 सीट्स हैं तो 100 में से 33%, 33 सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी गई? वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई। ध्यान रखना इस चीज का, बेटा ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा गया है? तो इस प्रकार से आपकी जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका रिवीजन हम लोगों ने डन कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मूव करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जेंडर, कास्ट और रिलीजन के बारे में। ओके इस चैप्टर में बच्चों हम लोग बात करेंगे जेंडर के बारे में, रिलीजन के बारे में और कास्ट का पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स का कास्ट में क्या रोल रहने वाला है, इन सब चीजों के बारे में। चीजें इस चैप्टर से ज्यादा इन डेप्थ में नहीं पूछी जाती हैं। जो क्वेश्चन फिक्स वो काफी बार पूछे गए, मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, उस चीज में आप अच्छे से ध्यान देना। लिखा हुआ है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। आपके देश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी में बहुत समय से देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वुमेन्स जो है वो फेस कर रही इनइक्वालिटी इन द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड द वेजेस। वुमेन्स को इनइक्वालिटी यानी कि असमानता जो होती है, असमानता जो होती है, उनका सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो वेजेस की कैटेगरी हो। मोर प्रेफरेंसेस दी जाती है किसको? बॉयज को ओवर द डॉटर्स इन द, कई सारी फैमिलीज में ये चीज देखने को मिलती है। वुमेन्स ऑफन फेस द, कई बार देखने को मिला है कि वुमेन्स जो है डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं, लैक ऑफ फ्रीडम वाली जो कंडीशंस होती है, उनको आजादी कम दी जाती है, और इसके साथ साथ फ्यूअर अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू द मेंस। जो मेल होते हैं उनके कंपैरिजन में वुमेन्स को कम अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो आपके देश में बहुत कम है वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो बहुत कम है, वेरी लो इन इंडिया। सिंपल सी बात करें अगर कि म्यूनिसिपल जो आपके कॉर्पोरेशन होते हैं या लोकल बॉडी जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें 33% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में तो ये सीट्स रिजर्व है वुमेन्स के लिए। बट अगर हम बात करें पार्लियामेंट इलेक्शंस की और स्टेट असेंबली जो इलेक्शन होते हैं, उसमें वुमेन्स के लिए अभी भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। हालांकि अभी रिसेंट में 2024 में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको पास कर दिया गया है पार्लियामेंट में, एंड प्रोबेबली 2029 से लेकर 34 के बीच में ये प्रावधान, ये प्रोविजन भी देखने को मिलेगा कि स्टेट इलेक्शन में और जो पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं उसमें वुमेन्स का रिजर्वेशन 33% देखने को मिल जाएगा। तो इन फ्यूचर ये चीज होगा, टिल नाउ अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ध्यान रखना बच्चों इस चीज को भी। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स। अगर वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिक्स में तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखने को क्या मिलता है बेटा? देखने को क्या मिल रहा है? सिंपल सी चीज है, मोर वुमेन लीडर्स विल हेल्प टू एड्रेस द वुमेन रिलेटेड इश्यूज लाइक सेफ्टी, हेल्थ एंड द एजुकेशन। जब वुमेन्स ज्यादा होंगी तो उनसे संबंध रखने यानी वुमेन्स क्या करेंगी, अपने से जुड़े हुए, वुमेन्स से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत ज्यादा क्या करेंगी, पार्लियामेंट में या विश्व स्तर पे या ये कह सकते हैं देश की सरकार के सामने उठाएंगी। और जब उन मुद्दों पे बहस होगी, उन मुद्दों पे नियम कायदे कानून बनेंगे, तो कहीं ना कहीं वुमेन्स को एम्पावर करने में ज्यादा आसानी होने वाली है। और इससे क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी भी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी और डेमोक्रेसी इससे और ज्यादा मजबूत होगी। तो ये है जेंडर का रोल। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चे? रिलीजन का क्या रोल देखने को मिलता है हमें? रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स, ये क्या बात करने वाला, ये कैसे डील करने वाला? लिखा हुआ रिलीजन इन द पॉलिटिक्स। इन द डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड एक्सप्रेस देयर रिलीजियस बिलीव्स। भारत में हर पॉलिटिकल पार्टीज यानी ये कह दिया जाए हर व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है? कि वो अपने पसंद का रिलीजन को फॉलो कर सकता है और अपने रिलीजियस आइडियाज को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, अनटिल उस रिलीजियस आइडियाज की वजह से किसी व्यक्ति को हार्म ना हो रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं। सम पॉलिटिकल पार्टीज यूज रिलीजन टू इन्फ्लुएंस द वोटर विच कैन बी हार्मफुल। कई बार क्या होता है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन को एज अ वोटर टूल, एज अ इलेक्शन टूल यूज करती है ताकि वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस
कर सकें और वोट ज्यादा से ज्यादा पा सकें, और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। कम्युनलिज्म क्या होता है बच्चों, देखते हैं। लिखा हुआ है कम्युनलिज्म हैपेंस व्हेन वन रिलीजन इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू अदर। जब बात होती है कि एक रिलीजन जो है वो दूसरे यानी कि बाकी सभी से क्या है, सुपीरियर है, जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो वहां पे क्या होता है, कम्युनल व्यवस्था की बात होने लगती है, संप्रदायवाद की बात होने लगती है। किसकी बात होती है बच्चों, संप्रदायवाद की बात होने लगती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। क्या लिखा हुआ है, इससे नुकसान क्या होता है, ये क्रिएट करता है हेट्रेड यानी कि घृणा, हेट क्रिएट करता है लोगों के बीच में। इससे दंगे फसाद हो सकते हैं और सोसाइटी में क्या हो सकता है, भेदभाव भी उत्पन्न हो सकता है। भारत में अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग टाइम पे कई सारे कम्युनल राइट्स हुए हैं, दंगे फसाद हुए हैं। दंगे फसाद किससे, धर्म को आधार बना के कई बार दंगे फसाद हुए हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अब बात कर रहे हैं जो कम्युनलिज्म है वो किस प्रकार से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। बेटा क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल लीडर्स यूज रिलीजियस आइडेंटिटीज टू विन द इलेक्शंस। कई बार जो है लीडर्स होते हैं वो ऐसी आइडेंटिटीज को सिंबलाइज कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं वो जो किसी ना किसी रिलीजन को क्या कर रही होती है, बिलोंग कर रही होती है, जिससे वो इलेक्शंस को जीत सके। दूसरा लिखा हुआ है रिलीजियस प्रोसेशन समटाइम क्या होता है, वायलेंट हो जाता है। प्रोसेशन मतलब क्या, कोई रिलीजियस कार्यक्रम चल रहा है वो वायलेंट हो जाता है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हद से ज्यादा हो जाती है। तीसरा लिखा हुआ पॉलिटिकल पार्टीज प्रमोट रिलीजियस सेंटिमेंट्स टू गेन वोट। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि वोट को गेन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या करती हैं, हर्ट करने लगती हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को टच करना चालू कर देती हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिक्स को, आपकी देश की डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक निकल के आता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलर स्टेट क्या होता है और फीचर्स क्या है इंडियन सेक्युलरिज्म के। लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। जब हम किसी भी रिलीजन की बात नहीं करते, हम किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करते, कोई भी हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है और सभी धर्मों को हम बराबर ट्रीट करते हैं, वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। ध्यान रखना बच्चों। पहला लिखा हुआ है क्या कि किसी भी सेक्युलरिज्म के फीचर्स क्या होते हैं बच्चों, फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म क्या होते हैं, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है, जो इंडियन गवर्नमेंट है किसी भी प्रकार के किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, किसी सिंगल रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल रिलीजन की बात हो रही है, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, कोई भी ज्यादा कम नहीं होगा, यहाँ पे ये बात हो रही है। डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बेस्ड ऑन द रिलीजन, भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के आधार पर। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, आप अपने चॉइस के रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने चॉइस के रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई भी रिलीजन आपके ऊपर थोपा इम्पोज नहीं किया जाएगा। एंड द फोर्थ वन, इंटरफेरेंस ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स। कई बार रिलीजन से रिलेटेड कई ऐसी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, कई ऐसी कुप्रथाएं होती हैं जिसकी जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को हार्म कर रही होती हैं, उनको भी खत्म करना बहुत जरूरी होता है। ये सेक्युलरिज्म का ही हिस्सा होता है, जैसे कि बैनिंग द अनटचेबिलिटी, सती प्रथा और इसके सारा चाइल्ड मैरिजेस, ये कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल राइट्स को क्या करती हैं, हार्म कर रही थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कास्ट प्रैक्टिसेस आपके देश में किस प्रकार से चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है कास्ट सिस्टम जो है देश में किस प्रकार से काम कर रहा है। कास्ट इज अ हेरिडेटरी सोशल सिस्टम इन इंडिया दैट डिवाइड्स द पीपल इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। जो आपको पैतृक नाम मिल रहा है, अपने परिवार का जो नाम मिल रहा है, कास्ट मिल रही है, उस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं क्या करता है, ये समाज को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और पुराने समय में क्या देखने को मिलता था, कास्ट के आधार पर जॉब डिटरमाइन की जाती थी। जॉब, तुम्हारा काम क्या होगा, जाति के आधार पर देखा जाता था। तुम पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, ये भी जाति के आधार पे होता था। और सोशल स्टेटस आपका क्या होगा, समाज में आपका क्या इंपॉर्टेंस होगी, वो भी जाति के आधार पर ही होता था पुराने समय में। आज से 200 साल पुरानी बात करी जाए तो कास्ट सिस्टम किस प्रकार से अफेक्ट करता है पॉलिटिक्स में, देखने को मिलता है क्या, कास्ट बेस्ड आपको देश में रिजर्वेशन देखने को मिलता है बच्चों।
शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, शेड्यूल्ड कास्ट को क्या देखने को मिलता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है किसमें, एजुकेशन में, जॉब्स में, ताकि वो क्या कर सके, समाज से जो इनइक्वालिटी समाज में फैली हुई है उस इनइक्वालिटी को हटाया जा सके, और जो लोग अभी भी पिछड़े हैं उनको क्या करा जा सकते, और ज्यादा एम्पावर किया जा सके, ताकि वो भी सबके बराबर आके खड़े हो सके। ठीक है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कास्ट का। आगे देखते हैं क्या पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में कास्ट का क्या रोल रहता है। कई बार देखने को मिलता है क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं जो कि कास्ट इक्वेशन के हिसाब से बहुत उनके लिए फायदा दे। ठीक है, कि अगर कोई विशेष जाति का है तो वहां पे उस विशेष जाति के लोग उस जगह पे ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे उस जाति से संबंधित लोग कोई क्या कर दिया, इलेक्शन में खड़ा कर दिया, ताकि उस जाति के वोट हमको मिल जाए। पॉलिटिकल पार्टीज जनरली ये चीज करती हैं। दूसरा क्या लिखा हो, मैनी वोटर्स, कई बार क्या होता है वोटर्स भी अपनी जाति के लोगों को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चों इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो भी बदल जाते हैं। ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट और कास्ट इन पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, आखिरी पॉइंट आपके इस चैप्टर का रहने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज यूज कास्ट ग्रुप टू गेन वोट्स एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सपोर्ट गेन करने के लिए, किसका सपोर्ट, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट गेन करने के लिए क्या करती हैं, कास्ट ग्रुप को सपोर्ट करने लगती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कास्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक, दूसरा क्या होता है कि इंटरनली कई सारे पॉलिटिकल मूवमेंट किए जाते हैं, किस लिए, रिजर्वेशन मिलने के लिए, उनको राइट्स दिए जाएं, उनको सोशल जस्टिस दिया जाए स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के द्वारा, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, जिसको कास्ट में पॉलिटिक्स हो रही होती है, इस चीज को सिग्निफाई कर रहा होता है। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, जो आपको पढ़ के जाना है। मोस्ट जनरली आपको ध्यान रखना है, क्या चीज आपको छोड़ के नहीं जानी है। आपको सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, आप भूलिएगा मत। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर में। और वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में, इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 4th चैप्टर के बारे में। चौथा जो चैप्टर रहने वाला है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोगों ने पॉलिटिक्स से रिलेटेड कई चीजों के बारे में पढ़ा। पॉलिटिक्स पर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया था पावर शेयरिंग के बारे में, फिर हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, हम लोगों ने फेडरलिज्म के बारे में बात किया। 3rd चैप्टर हम लोगों ने जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बारे में बात कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, देश में किस प्रकार से ये सब काम चल रहा होता है। बात चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या होती है और इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिंपल सा। मीनिंग मतलब क्या कि पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, लोगों का संगठन होता है जो क्या कर रहा होता है, कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहा होता है, ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें, इलेक्शन लड़ने के अलावा इलेक्शन जीत सकें और गवर्नमेंट क्या कर सके, फॉर्म कर सके। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, क्या मैंने कहा कि कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन ना केवल लड़े बल्कि वो जीते और जीतने के बाद गवर्नमेंट भी बना सके। ध्यान रखना, ये ब्रिज की तरह काम कर रही होती हैं लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ये ब्रिज की तरह काम करती हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक डिमांड्स को ये एड्रेस करने का भी काम करती हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाने का भी काम पॉलिटिकल पार्टीज कई बार कर रही होती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है इनकी, इंपॉर्टेंस के तौर पे देखा जाए बेटा, हेल्प इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड रनिंग द कंट्री, भाई गवर्नमेंट बनाने में मदद करती है। इसके साथ साथ जब गवर्नमेंट बनेगी तो देश को चलाया जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ, दे गिव द डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द नेशनल इश्यूज एंड हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग। कई बार क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती हैं और अलग अलग व्यू पॉइंट भी देती हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, उनके अलग अलग विचारधारा होती है, जो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो होता है उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और ट्रेन द लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स, जो पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं उसके माध्यम से क्या होता है, क्या करती हैं, ये अपने लीडर्स को भी ट्रेंड
कर रही होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपके इसी चैप्टर का क्या रहने वाला है बच्चों, फंक्शंस क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, पहला कि हमें चुनाव लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, सबसे पहला फंक्शन तो यही होता है। इलेक्शन लड़ने के लिए क्या करना है, हमें कैंडिडेट को नॉमिनेट करना पड़ेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके बाद बच्चों क्या देखने को मिलेगा, वो अगर कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है तो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, और गवर्नमेंट जब फॉर्म की जाती है तो क्या होता है, जो पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी सीट्स होती है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। वो पार्टी क्या करती है, मेकिंग द पॉलिसीज एंड लॉ, नियम कायदे बनाती है वही पार्टी जो गवर्नमेंट बना चुकी है। फ्रेम द लॉज एंड द पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा के अनुरूप वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, लोगों के हितों में, लोगों के बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों के लिए क्या करती है, वो नियम कायदे कानून बनाती है वही पॉलिटिकल पार्टी। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग द अपोजिशन। अब भैया एक पार्टी तो चुनाव जीत गई, दूसरी पार्टी जो चुनाव नहीं जीतती है वो कौन सी होती है, उसको बोलते हैं अपोजिशन। उसका काम क्या होता है, गवर्नमेंट के गलत डिसीजन में या गलत कुछ करने पे गवर्नमेंट को आगाह करना, गवर्नमेंट को क्या करना, उनको बताना कि आपका ये काम क्या है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज का एक और भी काम होता है, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक ओपिनियंस को देखती हैं, पब्लिक में अवेयरनेस भी फैलाती हैं। इस चीज को लेकर क्या एडुकेट करती हैं पीपल को, किस चीज के लिए, नेशनल इश्यूज से रिलेटेड, और कई बार फॉर्म करने में मदद करती हैं। क्या फॉर्म करने में, पब्लिक ओपिनियंस को बदलने में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ध्यान रखना बच्चों, कनेक्ट करती हैं, किसको कनेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट्स को कनेक्ट करती हैं, और गवर्नमेंट और लोगों को ये आपस में कनेक्ट कर रही होती है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये फीचर्स हैं आपके, फंक्शंस हैं आपके। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। आपके देश में कितने प्रकार के हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं अगर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की कि कितने प्रकार की पार्टी सिस्टम होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो मेनली 3 प्रकार से पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा, 3 प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। कौन कौन सी वो 3 है, सबसे पहला देखने को मिलेगा सिंगल पार्टी सिस्टम, जिसको आप वन पार्टी सिस्टम भी कह सकते हो, कि जब किसी देश में सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है, देश को कंट्रोल कर रही है, और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, अलाउड ही नहीं है। ऐसे हालात में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, 2 पार्टी सिस्टम, जहां पे मेजॉरिटी 2 पार्टी देखने को मिलती है। जैसे क्या कि सिर्फ 2 पार्टी है, दोनों में से कोई एक पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, और दोनों में से कोई एक पार्टी हो सकता है जो गवर्नमेंट बनाएगी, और दूसरी पार्टी जो होगी वो क्या बन जाएगी, अपोजिशन बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बोला जा रहा है क्या, यूएसए में जैसे कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, और यूनाइटेड किंगडम में जो है लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, 2 पार्टी है। दोनों में से एक पार्टी क्या करेगी कि गवर्नमेंट बनाती है, दूसरी पार्टी क्या करती है, सीधे सीधे बात करती है, किसमें, अपोजिशन में बैठ के काम करती है। और तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे बेटा क्या देखने को मिलता है कि 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, वो चुनाव लड़ती हैं, और कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट बनाती हैं कोलिएशन गवर्नमेंट के तौर पे, मिलजुल के सरकार बनाती हैं, 2 से ज्यादा पार्टीज होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाइवर्स ओपिनियन होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है, विचारधारा से जुड़ने का मौका मिलता है। बट इसका एक हार्मफुल भी देखने को मिलता है, हार्म भी देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है, अस्थिरता भी देखने को बहुत ज्यादा मिल रही होती है। एग्जाम्पल देखा जाए बेटा, इंडिया, फ्रांस और इटली जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये जो आपके टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम जो होता है आपके देश में कौन सा होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। बेटा कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज मेनली फेस करती हैं, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है क्या कि चैलेंजेस, सबसे पहला क्या होता है, चैलेंज क्या होता है, वो होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कोई भी इंटरनल डेमोक्रेसी जल्दी नहीं देखने को मिलती। जो डिसीजन टॉप लीडर्स के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी में ले लिया जाता है उसको सभी को मानना पड़ता है, और ऑर्डिनरी जो मेंबर्स होते हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वो कुछ कह सके, सिंपल सी बात। और जिसकी वजह से क्या होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी वाला कोई सिनेरियो ही नहीं होता।
कि डिसीजन लिया गया तो कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, क्या सबको इन्वॉल्व किया गया या नहीं किया गया। जनरली पॉलिटिकल पार्टीज में ये चीज देखने को मिल रही होती है। दूसरा, मनी पावर एंड मसल पावर क्या होती है। वेल्दी बिजनेसमैन एंड क्रिमिनल इन्फ्लुएंस द इलेक्शन थ्रू द डोमिनेशन एंड अनफेयर मीन्स। कई बार क्या होता है कि जो अमीर बिजनेसमैन होते हैं और जो कई सारे अपराधी लोग होते हैं वो चुनाव को इन्फ्लुएंस करते हैं। किस तरीके से? जो पैसे वाले लोग होते हैं वो डोनेशन देके इन्फ्लुएंस करते हैं, और क्रिमिनल होते हैं तो वो कई सारे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, गुंडागर्दी करके इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शन। मैनी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कई सारे जो आपके चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं और बल का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? चुनाव को जीतने के लिए। एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलता है। बेटा डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? जब एक ही परिवार के व्यक्ति को बार बार क्या किया जा रहा है, वो पार्टी का वो बनाया जा रहा है, पार्टी का वो या मेंबर बनाया जा रहा है, या हेड बनाया जा रहा है, या लीडर बनाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? डायनेस्टिक सक्सेशन बोलते हैं। वंशवाद चला आ रहा है, एक ही वंश के बार बार, एक ही परिवार से बार बार अलग अलग समय पे व्यक्ति को क्या कर रहा है, हेड बनाया जा रहा है। ये होता है डायनेस्टिक सक्सेशन, जो आपके देश में बहुत कॉमन है। भले इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन फेयर तरीके से हो रहा है, फिर भी डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखने भी क्या मिल रहा है बेटा, एग्जाम्पल आपके देश में ही, मैनी पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू द इन्फ्लुएंशियल फैमिली। इन्फ्लुएंशियल फैमिली मतलब क्या? उनके बहुत पुराने पूर्वज जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर रहे होंगे, इसी वजह से आज वो भी लीडर बन के सामने आ गए। चौथा रीजन, चौथा चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहा है? मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं होती लोगों के पास। समटाइम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव सिमिलर आइडियोलॉजीज, लीविंग वोटर विदाउट रियल चॉइसेस। एक साथ एक जैसी विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टीज कई बार देखने को मिल जाती हैं। जब एक जैसी विचारधारा देखने को मिलेगी, जिससे नुकसान क्या होने वाला है? उससे नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो बच्चों यही होता है कि वो वोटर्स हैं, उनके पास चॉइस नहीं है कि ये भी क्रिमिनल, ये भी क्रिमिनल, तो क्या चूज करते हैं? जो कम है उसको वोट दे दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कई बार क्या होता है, मैनी पार्टीज फेल टू एड्रेस द पब्लिक इश्यूज। इसकी वजह से क्या होता है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पब्लिक के इश्यूज हैं, पब्लिक के मुद्दे हैं, उनको एड्रेस कर नहीं पाती हैं, जो एक बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं होता है। लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का रहने वाला है क्या, कि रिफॉर्म्स कैसे, चैलेंजेस तो हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है रिफॉर्म्स कैसे आ सकते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ? एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया देश में, आपके भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, जिसका मतलब होता है कि अगर चुनाव जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर चुनाव जीत गया, उसकी पार्टी और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया चुनाव जीतते, जिसने गवर्नमेंट बनाया है, तो ऐसे हालात में अगर आपने अपनी पार्टी स्विच करी तो आपकी मेंबरशिप क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी, हटा दी जाएगी। आप मेंबर ही नहीं रहोगे ना, एमपी एमएलए नहीं रहोगे, आप बात खत्म। तो वही चीज कही जा रही, प्रिवेंट एमपी एंड एमएलए फ्रॉम द स्विचिंग द पार्टी आफ्टर द विनिंग इलेक्शन टू गेन पावर। यानी कि पार्टी स्विच करने की एक प्रथा बन चुकी थी आपके देश में, कि जैसे ही पार्टी चुनाव जीते और देखा कि तो हमारी पार्टी जो है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट नहीं बना रही है, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया जो गवर्नमेंट बना रही है, जिसकी वजह से चीजें बहुत बेकार हो रही थी। तो एक लॉ बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके तहत ये प्रावधान किया कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो मेंबरशिप है वो क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जैसे कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्लोज करना चाहिए कि कितना उनके पास डोनेशन आया है, कहां से उनके पास पैसा आया, ये उनको बताना चाहिए। इंटरनल इलेक्शन होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में, कौन हेड बनेगा, इस चीज के जो मेंबर्स हैं उनके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने हेड को चूज कर सकें। वुमेन्स को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो भी पॉलिटिकल पार्टीज में और पॉलिटिकल डिसीजन में क्या कर सकें, एनकरेज हो, यानी कि बढ़ सकें, आगे बढ़ेंगी। जब वो बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी आपके देश में बढ़ेगी। और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए कि जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स आपके देश में, क्रिमिनल कैंडिडेट्स को पार्टीज टिकट्स दे देती हैं, अगर ऐसा करें तो उनके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया।
आपका एक मात्र आखिरी चैप्टर जो बचा हुआ है वो कौन सा है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अब आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि शुरुआत से हम लोगों ने अभी तक डेमोक्रेसी से रिलेटेड चीजों के बारे में बात किया। हम लोगों ने ये बात किया कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जेंडर का रोल क्या होना चाहिए, कास्ट का, रिलीजन का रोल क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी कैसे सपोर्ट कर सकती हैं डेमोक्रेसी में। अब हम बात करेंगे, ये सब चीजें तो हो गई, अब क्या रिजल्ट्स निकल के आए, हमें उस चीज के बारे में भी बात करना है। आउटकम्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के। देखो लिखा हुआ सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड हैव अ से इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी उस व्यवस्था को कहते हैं जहां पे लोगों को यह अधिकार होता है जो कि वो क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस, अपनी बात को रख सकते हैं। अब इसमें इंश्योरेंस क्या मिलती है, एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी, लेजिटिमेसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है, ये सब चीज फीचर्स आपको जनरली देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, अकाउंटेबिलिटी होती है यानी कि जिम्मेदार होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो जिम्मेदार होती है। लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, यानी कि कानून के तहत उसको चुना गया है। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि पारदर्शी है, जो हो रहा डिसीजन आपके सामने डिसीजन दिखेंगे। आप आगे बढ़ते हैं। पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे जस्टिस और इक्वालिटी की बात की जाती है बाय कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं। और कैसे बात करते हैं, जो समाज के सभी, सोसाइटी के जो सभी लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए सॉरी, आगे क्या लिखा हुआ, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली थ्रू द डिस्कशंस एंड द लॉस। एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो लड़ाई झगड़े हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करते हैं। किसके माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, जो नियम कायदे कानून है उसके माध्यम से। ठीक है, ये आपका हो गया डेमोक्रेसी का मतलब और कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी के। आर्थिक रूप से डेमोक्रेसी का क्या फायदा होता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी बाय इंश्योरिंग द फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसेस एंड द इंडिविजुअल्स। प्रमोट करती है कोई भी गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो प्रमोट करती है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको, और स्थिरता हो, देश में स्टेबिलिटी बनी रहे और सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो बिजनेसेस हो और चाहे वो इंडिविजुअल्स हो। इट रिड्यूस द करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेस बाय मेकिंग द गवर्नमेंट आंसरेबल टू द पब्लिक। अगर आप कोई भी ऐसा बैड डिसीजन लेते हैं या कोई भी ऐसा करप्शन करते हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्स करते हैं, तो आपकी जवाबदेही पब्लिक के प्रति बनती है। 5 साल बाद आपको फिर से इलेक्शन लड़ना है, पब्लिक आपको क्या करेगी, हटा के दूसरी पार्टी को क्या कर देगी, मौका दे देगी। इसलिए आपको चीजों को क्या करना है, ट्रांसपेरेंट रखना है। डेमोक्रेसी एनकरेज द इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फेयर ट्रेड पॉलिसीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है, एनकरेजमेंट मिलता है किसको, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को। जो बड़े बड़े उद्यमी होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको क्या मिलता है, प्रमोशन मिलता है, देखने को एनकरेजमेंट मिलता है। और कहीं ना कहीं फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती है, पॉलिसीज भी देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं जो सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हाउएवर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेमोक्रेसी इज ऑफन स्लोअर than the non-democratic countries due to the lengthy decision making process। फिर भी बेटा क्या देखने को मिलता है कि डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं वहां पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कम होती है, बेकार होती है कंपेयर टू द जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है बहुत धीरे होती है। धीरे क्यों होती है, लेवल्स होते हैं, टॉप, लोअर, मिडिल, सबसे होते हुए चीजें क्या हो रही होती हैं, जा रही होती हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बच्चों क्या देखने को मिलने वाला है आपको, रिडक्शन इन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी की बात हम करने वाले हैं। डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी एम करती है, क्या उद्देश्य होता है डेमोक्रेसी का, रिड्यूस करना सोशल
और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इनइक्वालिटीज को क्या करना, रिड्यूस करना, सभी को बराबर से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये डेमोक्रेसी का क्या होता है, उद्देश्य होता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई सारी वेलफेयर स्कीम्स क्या करी हैं, प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, किसके लिए, वीकर सेक्शंस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा हो, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स लाई गई, प्रोग्राम लाया गया, जिसमें क्या किया गया, 100 दिन कम से कम, कितना, 100 दिन कम से कम गारंटीड वर्क दिया जाएगा, किसको, जो गांव में रहने वाले जो लेबर्स हैं उनको। इसके साथ साथ एक और स्कीम लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में पास किया जाता है। इसमें क्या किया गया, इंश्योर किया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, किसको, जो चिल्ड्रन है, कितने, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। सब्सिडीज दी जाएगी किस चीज में बेटा, इसेंशियल गुड्स लाइक फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स टू द पुअर्स, जो आपके लोग हैं, गरीब हैं, उनको खाने में, फ्यूल में, यानी कि गैस सिलेंडर हो गया, खाना हो गया, और फर्टिलाइजर हो गया, यानी खेतों में जो आपको जरूरत पड़ने वाली चीजें हैं, उसमें भी आपको जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडीज दी जाएगी, छूट दी जाएगी उनको। हाउएवर इन द सम कंट्रीज डेमोक्रेसी हैज फेल्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इफेक्टिवली। बट यहाँ पे कई सारे रीजंस भी देखने को मिलते हैं कि कई सारे देश जो डेमोक्रेटिक हैं वहां पे रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है, आज तक वो गैप को भरा नहीं जा सका है डेमोक्रेटिक व्यवस्था होने के बाद भी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर का रहने वाला है क्या, वो है सोशल डायवर्सिटी और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हमें सोशल डायवर्सिटी देखने को मिलती है। क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी, अ गुड डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट द सोशल डायवर्सिटी। जो समाज में अलग अलग चीजें हैं उस चीज को क्या करती है, ये चीज सोशल डायवर्सिटी को एनकरेज करने का काम करती है। इंश्योर दैट द डिफरेंट कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स लिव टुगेदर एंड पीसफुली। देश में जो अलग अलग धर्म को मानने वाले, कल्चर को अपनाने वाले, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे। डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी के जो राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करती है। क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसीज प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द माइनॉरिटीज एंड प्रमोट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात भी डेमोक्रेसी में की जाती है और मिलती है। आगे क्या लिखा हुआ है, एनकरेज द सोशल हार्मनी। समाज में आपसी भाईचारे की बात होती है यहाँ पे डेमोक्रेसी व्यवस्था में। डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस कम्युनिटीज आर रिजॉल्व्ड थ्रू द डायलॉग एंड निगोशिएशन रेदर देन द वायलेंस। जो आपस में क्या होता है, भेदभाव होते हैं, उन डिफरेंसेस को बातचीत के माध्यम से, सलाह मशवरा के माध्यम से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ना कि लड़ाई झगड़े से। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, डेमोक्रेसी अलाउज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द ऑल सिटीजन एनेबलिंग देम टू वॉइस देयर कंसर्न एंड डिमांड्स। अगर आपकी कोई समस्या है तो ऐसे केस में डेमोक्रेटिक व्यवस्था क्या जो होती है जहां पे, वहां पे सभी को अपनी बात एक्सप्रेस करने का, अपनी बात बोलने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉइंट आपको जो आपको रिवाइज करना चाहिए, जो मैंने आपको अभी करवा दिया। आपका लास्ट इस चैप्टर का जो रहने वाला है वो क्या है, बात करते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। सभी को सम्मान और सभी को आजादी की बात करी जा रही है। डेमोक्रेसी में इंश्योर किया जाता सभी के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है बेटा सबके पास। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई इम्पोज नहीं करेगा आपके ऊपर धर्म। राइट टू इक्वलिटी की बात होती है डेमोक्रेसी में बेटा, ध्यान रखना है अपने को। प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, आप अगर एज बीइंग एन ह्यूमन अगर आपको ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो संविधान आपको अधिकार देता है कि आपके ऊपर कोई अत्याचार, कोई दुर्व्यवहार आपसे नहीं कर सकता। आगे क्या है, वुमेन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी आर स्ट्रेंथेन्ड इन द डेमोक्रेटिक व्यवस्था। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था होती है, वहां पे डेमोक्रेट जो होती है, जो वुमेन के राइट्स हैं या जेंडर इक्वालिटी है, और ज्यादा मजबूत की जाती है और की जा रही है, आगे भी होता रहेगा ये चीज। आगे क्या लिखा हो बच्चों, पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट
आपको अगर किसी चीज के खिलाफ शिकायत है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप आंदोलन कर सकते हो। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का भी पावर रखते हो। यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट यू कैन नॉट, आप कहीं देश का विरोध नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हो बट देश के प्रति आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। उसमें आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। डिमांड बेटर पॉलिसी, आप अपने हित के लिए डिमांड कर सकते हो, आप अपने बेटरमेंट के लिए डिमांड कर सकते हो गवर्नमेंट से। एंड द लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, डेमोक्रेसी प्रमोट्स द सोशल जस्टिस ensuring that no person is discriminated against based on caste, gender, religion and the economic status। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में क्या होता है, इंश्योर किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कास्ट के अनुसार, जेंडर के अनुसार या रिलीजन के आधार पर या आर्थिक आधार पर क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पांचों चैप्टर का रिवीजन अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम में कोशिश यही रहती है बच्चा कि इससे बाहर आपसे जल्दी कोई क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाएंगे। इतनी चीजों की भी आप अगर अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है बहुत बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए, पूरे वीडियो को देख लीजिएगा और जो भी क्वेरी है कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टिल देन गुड लक बच्चों, थैंक यू।